दोस्तों, यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बाद से बहुत सारे विवाद यहाँ पर उत्पन्न होने लगे हैं। ईडब्ल्यूएस को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और इन दिनों सोशल मीडिया साइट्स पर एक अलग थियरी चल रही है कि ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ लेते हुए अगर यूपी टेट में आपने आवेदन किया, उस कंडीशन में सुपर टेट में आप ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले सकते। मतलब कि ऐसे समझिए कि यूपी टेट में 82 नंबर पर आप ईडब्ल्यूएस कोटे से पास तो हो जाएंगे, लेकिन चूंकि एक बार रिजर्वेशन का लाभ आपने ले लिया, इसलिए अब सुपर टेट की परीक्षा जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 60 और 65% होती है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए वहां पर भी अगर 5% रिलैक्सेशन मिला तो 90 नंबर पर उनको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, उनको 97 नंबर पर क्वालिफाई माना जाएगा। क्योंकि रिजर्वेशन के बेसिक रूल के हिसाब से किसी भी चयन प्रक्रिया के एक स्टेप पर अगर आपने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया तो आगे आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा और उस कंडीशन में आपको आपकी ही कैटेगरी में सेलेक्ट करना होगा। अब ये जो मामला जुड़ा हुआ है वो ईडब्ल्यूएस से जुड़ा हुआ है। ओबीसी, एससी, एसटी में भी आपको रिजर्वेशन का लाभ देखने को मिलता है और उनके लिए भी 82 नंबर वाला कंडीशन है यूपी टेट में या फिर सी टेट में, और 90-97 वाला सुपर टेट में कंडीशन है। तो क्या भविष्य में जाकर के उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट अगर एक बार यूपी टेट में या फिर सी टेट में रिजर्वेशन का लाभ लेते हुए 82 नंबर पर पास हुए तो क्या सुपर टेट में वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाएंगे? क्या उनकी मेरिट उनके ही कैटेगरी में बनेगी, अनरिजर्व की ओपन सीट पर वो नहीं जा सकते? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे और ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जो भी मन में प्रश्न आपके शंका उत्पन्न कर रही होगी वो आपका इस कंप्लीट वीडियो के बाद से पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होगा, अंत तक जोड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी तक तो सब चीज़ें सही चल रही थी कि अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी का है तो वो टेट में भी उसका लाभ लेता था और सुपर टेट में भी लाभ लेता था, लेकिन अब अचानक से ऐसी क्या चीज़ें बदल गई जिसके बाद से ये पूरा विवाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये पूरा मामला जो शुरू होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 में एक जजमेंट के बाद से शुरू होता है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाईकोर्ट के उस जजमेंट को पलट दिया जिसमें केरला हाईकोर्ट ने यह कहा था कि रिजर्व कैंडिडेट्स को अपने ही कोटे में सिलेक्शन लेना होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनरिजर्व की सीटें होती हैं, जो ओपन सीटें होती हैं, वो किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है और वहां पर कैंडिडेट अपने मेरिट के ही बेस पर जाता है, चाहे वो ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कोटे का ही क्यों ना हो। तो वहां पर सिलेक्शन का एकमात्र क्राइटेरिया है वो है मेरिट। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी किया कि अगर चयन के प्रक्रिया में किसी भी स्टेप्स पर अगर कोई कैंडिडेट रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है तो उसको ओपन कैटेगरी में ना जाकर के वो अपने ही कैटेगरी में रहेगा। ये वाली लाइन आप ध्यान से पढ़िएगा। व्हेन अ रिजर्व्ड कैंडिडेट आउट परफॉर्म जनरल कैंडिडेट विदाउट यूजिंग एनी कंसेशन लाइक एज एंड फी रिलैक्सेशन दे मस्ट बी काउंटेड एज ओपन कैंडिडेट। यानी कि ओबीसी कैंडिडेट, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट तभी ओपन सीट में जा सकता है जब किसी भी चरण पर उसने किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का लाभ नहीं लिया है। अब यहाँ पर शिक्षक भर्ती में जो पहली सीढ़ी होती है वो टेट होती है। टेट में मान लेते हैं कि अगर आपने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया तो कायदे से तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि अब जाकर के आप आगे कैटेगरी में ही चयनित होंगे, ओपन सीट पर नहीं जा सकते। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, जिसे आप नॉर्मली सुपर टेट कहते हैं, हालांकि उसका नाम जो है ऑफिशियली ATRE है, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इसके लिए मान लेते हैं 100 सीटें यहां पर विज्ञापित की गई। 100 मैं इसलिए मान रहा हूं ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको मैं आसानी से समझा पाऊं। अब इन 100 सीटों का बंटवारा कैसे होता है इसको समझिए। सबसे पहले UR की जो सीटें होती हैं 40% सीटें जो हैं उसको आप निकाल दीजिए। इसके बाद से कैटेगरी में आइए। कैटेगरी में ओबीसी के लिए यहां पर सीटें रिजर्व हैं 27%। ईडब्ल्यूएस का कोटा निकाल दीजिए, इसके लिए सीटें रिजर्व हैं 10%। उसके बाद से आप एससी का कोटा निकाल दीजिए जिसकी सीटें रिजर्व हैं 21% और एसटी का सीट जो है वो 2% रिजर्व है। इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो देखिए 7, 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 और 1 10। देखिए टोटल 100 सीटें हो गई। तो इस तरीके से कैटेगरी में सीटों का बंटवारा होता है। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन जब भी मेरिट बनेगी तो वो मेरिट कैसे बनता है उसको समझिए। ये जो सीटें होती हैं यूआर वाली, ये ओपन है जिस पर कोई भी दावा नहीं कर सकता कि ये मेरी सीट है। ये केवल और केवल वही कैंडिडेट दावा कर सकते हैं जो कि मेरिटोरियस हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि
ये 100 बच्चे 100 टोटल सीट्स हैं, जिसके लिए मान लेते हैं 5000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ये टोटल नंबर ऑफ सीट है और आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मान लेते हैं 5000 है, ठीक है। तो इन 5000 में से सबसे पहले जो सीट भरी जाएगी वो ये 40 वाली सीट भरी जाएगी। अब ये जो 40 वाली सीट भरी जाएगी वो इन 5000 में से जो टॉप के, जब मेरिट बनेगा तो हायरार्की में इनको सेट किया जाएगा, सबसे ऊपर वाला 1 नंबर पर, उसके नीचे उससे कम, उससे नीचे उसके कम, और सबसे लास्ट में जो सबसे कम नंबर वाला होगा वो आएगा। तो सबसे पहले इन 40 सीटों को कैसे भरा जाएगा? टॉप के 40 कैंडिडेट से। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से यह भी देखना होगा कि किसी भी चरण में क्या उसने किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन लिया है, जैसे कि फीस में रिलैक्सेशन, जैसे कि एज में रिलैक्सेशन, या फिर कहीं पर भी अगर मार्क्स में वो छूट लिया है तो वो उस सीट पर दावा नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी कैटेगरी में जाएगा। मान लेते हैं कि 40 सीटें हमें भरनी है, तो पहले ये चीजें नहीं देखी जाती थी। पहले केवल ये देखा जाता था कि वो किसी भी कैटेगरी का है, वो अपने इस 40 सीटों को पहले टॉप का जो 40 कैंडिडेट है उनसे इस सीटों को भर लिया जाएगा। लेकिन अब ये भी चीजें देखी जाती हैं और ये चीजें बाकायदा यूपीएससी में भी लागू होती हैं कि एक चरण पर भी अगर आपने रिलैक्सेशन ले लिया तो अब आप अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेंगे। मान लेते हैं कि यूआर का जो कट ऑफ है, एक उदाहरण के तौर पर हाइपोथेटिकल डेटा मैं मानता हूं, वो 70 गया। ओबीसी का कट ऑफ मान लेते हैं एक्स गया। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मान लेते हैं वो वाई गया, और एससी का कट ऑफ जेड गया, और एसटी का कट ऑफ ए गया। तो कोई भी कैंडिडेट जो 70 या फिर इससे ज्यादा पाया होगा वो जाहिर सी बात है इसमें चला जाना चाहिए। लेकिन अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट मान लेते हैं 80 भी पाया, लेकिन वो इस कैटेगरी में नहीं जा पाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। अगर ये 80 नंबर वाला मेरिटोरियस तो है, लेकिन भर्ती के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन या फिर रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया तो वो नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी वो इस सीट में नहीं जाएगा। अब जब इस सीट में नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है ओबीसी वाली सीट में आएगा, अपनी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये ओबीसी का कैंडिडेट था। तो ओबीसी में जब आएगा तो ये मेरिटोरियस है, इस वजह से यहां का कट ऑफ हाई होने लगेगा। आप लोगों ने देखा होगा कई भर्तियों में ईडब्ल्यूएस का या तो बहुत नीचे चला जाता है या तो बहुत ऊपर चला जाता है। इसी तरीके से ओबीसी का भी कई बार आपने कट ऑफ देखा होगा कि वो अनरिजर्व से भी ऊपर चला जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? यही रीजन होता है कि मेरिटोरियस कैंडिडेट वो हो सकता है कि होगा जिसकी वजह से मेरिट हाई जा रही है और उसने रिजर्वेशन का लाभ लिया होगा किसी ना किसी चरण पर, जिसकी वजह से वो इस कैटेगरी में ना जाकर के अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से मेरिट यहां पर हाई हो जा रही है। अब इसी को लेकर के पूरा सोशल मीडिया साइट्स पर यहां पर संशय बना हुआ है कि क्या उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में भी ऐसा होगा कि एक बार ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का लाभ हमने ले लिया तो भविष्य में जाकर के सुपर टेट में हमको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए समझते हैं। यह विवाद इतना ज्यादा कंसर्न हो चुका है उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर के कि उत्तर प्रदेश की लास्ट जो वैकेंसी थी 69,000 शिक्षक भर्ती, वो भी इससे अछूता नहीं रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, जो अभी लोगों के मन में डाउट बना हुआ है। इसी सेम कंडीशन को लेकर के मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां पर आरक्षण घोटाले को लेकर के जो राज्य सरकार ने चौथी लिस्ट 6800 की जारी की थी, उसको माननीय हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया और इस पूरी भर्ती को रिविजिट करने के आदेश दे दिए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के यही बात की सुनवाई चल रही है कि लिस्ट जो है वो गलत बना है या फिर सही बना है। अब एक्चुअली में ये घोटाला कैसे हुआ या फिर घोटाला है भी या नहीं, इसको समझते हैं। राज्य सरकार ने जो लिस्ट बनाई उसमें उन्होंने ये कहा कि चयन के किसी भी स्टेज पर अगर कोई कैंडिडेट किसी भी प्रकार का लाभ लिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं 82 नंबर पर कोई पास हुआ, ठीक है, 82 नंबर पर कोई पास हुआ, या फिर जो एटीआरई का क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कि 90 नंबर और 97 नंबर था, तो जो 90 नंबर पर क्वालिफाई कर रहा है यानी कि वो रिजर्वेशन का लाभ ले रहा है। तो अगर इसमें से या फिर चरण के किसी भी प्रक्रिया में उसने लाभ लिया और उसका ओवरऑल कट ऑफ, ओवरऑल मार्क्स, जैसे ये तो आपका केवल एकेडमिक की बात हो रही है ना, इसमें माफ कीजिएगा, ये अभी केवल आपका सुपर टेट की बात हो रही है। एकेडमिक का जो 40% है वो जुड़ेगा तो फाइनल मेरिट अलग है। ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपका केवल और केवल सुपर टेट के लिए की बात की जा रही है, एटीआरई की बात की जा रही है। एकेडमिक्स मार्क्स जोड़ करके जो फाइनल मेरिट बनता है वो अलग होता है। तो ओवरऑल उनका मार्क्स अगर यूआर के कट ऑफ से ज्यादा भी था तो भी उनको यूआर में ना सेलेक्ट करके उनको किस में सेलेक्ट किया गया? उनकी कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से जितना कैंडिडेट ओबीसी वाले हायर नंबर वाले थे वो ओपन में जाते और अपनी कैटेगरी में नहीं रहते तो अपनी कैटेगरी की सीट वो खाली करते और उस कैटेगरी में ओबीसी के और एससी एसटी के कैंडिडेट्स वहां पर और ज्यादा चयनित होते। तो यही वहां पर मुद्दा उठा कि अगर ये कैंडिडेट अपनी कैटेगरी में ना सेलेक्ट होकर के ज्यादा नंबर लाने के बावजूद अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए और अपनी में ना होते और यूआर में जाते तो यूआर वाले कैंडिडेट्स
वाली सीट लेते और कैटेगरी में वो सीट खाली होता जिसमें अदर ओबीसी एससी एसटी का चयन होता, और इसी के आधार पर दावा यह किया जा रहा है कि 18,000 सीटों का घोटाला हुआ है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रामशरण मौर्य वाला केस था 2020 में जो निस्तारित हुआ क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड, उसमें राज्य सरकार ने यह कहा कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है वो यूपी टेट से शुरू नहीं हो रही है, बल्कि कहां से शुरू हो रही है, जो रिजल्ट घोषित हुआ एटीआरई का उसके बाद जाकर के एक अलग से नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें जितने भी सफल कैंडिडेट थे उनसे लिस्ट में प्रेफरेंस मांगा गया कि आप किस जिले में चयन चाहते हैं। तो वहां से राज्य सरकार अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू मान रही है। अब जब वहां से भर्ती प्रक्रिया शुरू मान रही है तो इसके पहले जो यूपी टेट में छूट मिला या फिर एज में उनको रिलैक्सेशन मिला या फिर एटीआरई के मार्क्स में उनको रिलैक्सेशन मिला, वो सब प्रक्रिया के अंदर है ही नहीं राज्य सरकार के नियम के हिसाब से। क्योंकि राज्य सरकार ने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि हमारी भर्ती प्रक्रिया एटीआरई के रिजल्ट घोषित होने के बाद शुरू हो रही है। जब बाद शुरू हो रही है, इस वजह से वहां पर वो कैंडिडेट जो कि अंतिम चरण में जाकर के उनको लाभ मिला कैटेगरी का, वहां से रिजर्वेशन शुरू माना जाएगा। जबकि कैंडिडेट्स ये दावा कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक चरण में किसी भी प्रकार का अगर आपने रिजर्वेशन ले लिया तो फिर आगे आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा और अपनी कैटेगरी में ही आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा। अब ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि आने वाली भर्ती में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या एक बार हमने यूपी टेट में लाभ ले लिया तो आगे हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहां से समझिए पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये पूरा डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट पर। अब चूंकि ये मामला हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इतना खिंच चुका है कि राज्य सरकार अगली जो भर्ती लाएगी उसमें पहले से ये चीजें प्री डिफाइंड करके देगी कि हम अपनी भर्ती को कहां से शुरू मानेंगे। अगर ये भर्ती का चरण यूपी टेट से शुरू माना जाता है, ध्यान से सुनिएगा, यूपी टेट से शुरू माना जाता है या फिर सीटेट से शुरू माना जाता है, तो उस कंडीशन में अगर आपने 82 नंबर ले करके चयन की प्रक्रिया में आगे बढ़े तो चूंकि आपने रिलैक्सेशन ले लिया, छूट ले लिया, इस वजह से आगे की प्रक्रिया में आपको अपनी ही कैटेगरी में सेलेक्ट होना पड़ेगा, चाहे आप अनरिजर्व की कट ऑफ से ज्यादा ही नंबर क्यों ना लाएं। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। लेकिन ये कब होगा? जब राज्य सरकार ये मानेगी कि हमारी भर्ती यहां से शुरू हो रही है। अगर राज्य सरकार ये मानती है कि हमारी भर्ती एटीआरई के रिजल्ट के बाद शुरू हो रही है तो फिर इसका कोई भी मतलब नहीं है, ये केवल और केवल रिलैक्सेशन माना जाएगा, ना कि रिजर्वेशन माना जाएगा। अब रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन में क्या अंतर है इसको समझते हैं। देखिए, आर्थिक तौर पर जो कमजोर कैंडिडेट्स हैं जैसे एससी एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, उनको फीस में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो तो श्री विकास दिव्यकीर्ति सर जो कि एक जाने माने चेहरे हैं यूपीएससी के फील्ड में, उनके एक स्टेटमेंट है कि यूपीएससी में जो फीस होता है, अगर उसने फीस का लाभ एक बार ले लिया तो फिर वो अपने ही कैटेगरी में सेलेक्ट होगा। अब मान लीजिए कोई एससी कैटेगरी का बंदा है, अगर वो 100 रुपया फीस के तौर पर देना भी चाहे तो वो नहीं दे सकता, लेकिन आगे उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब अपनी कैटेगरी में वो सेलेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा विवाद क्रिएट करने लगी। इस वजह से डिफाइन किया गया कि कौन सी चीजें रिजर्वेशन होंगी और कौन सी चीजें रिलैक्सेशन होंगी। अब यूपी टेट में जो मार्क्स में 82 नंबर पर सेलेक्ट होकर के जा रहा है, इसके अलावा एज में जो रिलैक्सेशन ले रहा है, इसके अलावा जो एटीआरई में क्वालिफाइंग मार्क्स में जो रिलैक्सेशन ले रहा है, उसको रिजर्वेशन ना मान करके स्टेट गवर्नमेंट उसको रिलैक्सेशन मानती है। यानी कि हमारी भर्ती यहां से शुरू ना होकर के एटीआरई के रिजल्ट के बाद से शुरू हो रही है, और इसके पहले जो उनको छूट मिला ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को, एससी एसटी को, वो क्या छूट है? वो जो छूट है वो रिलैक्सेशन है, ना कि रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन केवल एक चरण में, एक भर्ती में एक ही बार दिया जा सकता है किसी भी स्टेप पर, और वो राज्य सरकार कह रही है कि हम अंतिम चरण में दे रहे हैं, और इस वजह से ये इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। तो अगर मैं पूरे वीडियो को समराइज करूं तो देखिए, ये अभी आप क्लियर नहीं कह सकते कि राज्य सरकार भर्ती कहां से शुरू मानेगी। अगर भर्ती को यूपी टेट से ही शुरू मान लिया गया तो फिर 82 नंबर ला करके अगर आप सिलेक्शन में सम्मिलित हो रहे हैं तो आगे भले ही आप ज्यादा मार्क्स क्यों ना लाए, अपनी ही कैटेगरी में आप सेलेक्ट हो पाएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर भर्ती की प्रक्रिया यहां से शुरू ना मान करके राज्य सरकार एटीआरई के रिजल्ट के बाद से शुरू मान रही है, तो उसके पहले जितने भी आप कम मार्क्स पर या फिर एज में रिलैक्सेशन या फिर फीस वाली रिलैक्सेशन या फिर एटीआरई वाली रिलैक्सेशन ले रहे हैं, वो आरक्षण नहीं होगा बल्कि एक रिलैक्सेशन माना जाएगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा जब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। तो उम्मीद करता हूं अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई शंका रह जाती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।